सरकार को मैंने इस्तीफा दिया था, इस अगस्त में 7 साल हो जाएगा। पीएमओ से डायरेक्शन गया था कि इसको रोके रखो, मतलब कुछ प्रोसेस मत करो। 2019 से तो मेरा कोई सैलरी ही नहीं है। आप कोर्ट का आरोप क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में? मुझे नहीं लगता है कि सरकार सही में देश के हित में काम कर रहा है कि मैं क्यों अपना पैसा और समय व्यस्त करके कोर्ट जाऊं। मुझे लगता है कि वो फालतू है, और जो मेरे लिए जो पेन है वो उतना नहीं है जितना एक्चुअल लोग उसके थ्रू जा रहे हैं। ये 7 साल इन्होंने जो मुझे सैलरी नहीं दिया, उसके कारण जो मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसके कारण जो मुझे बाकी फिनेंशियल लॉसेस हुआ, उसका अगर मुझे कॉम्पनसेशन मांगना हो ना, उसके लिए शायद मैं कोर्ट चला जाऊंगा। मैंने रिजाइन किया था ताकि मैं क्रिटिसाइज कर पाऊं, है ना, ताकि मेरा अपनी वो जमीर थी कि मेरा सर्विस में रहते हुए बोलना कोई मतलब नहीं है। मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि सही सरकार जो है सही दिशा में देश को लेके जा रहा है, तो मेरी फर्ज बनता है कि मैं निकल जाऊं यहाँ से। ये नौकरी अपने पास रखिए, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है और मुझे अपनी बात रखनी है जनता के बीच में। मुझे नहीं लगता है कि वहां पे जो जा रहे हैं उनको वो व्यक्ति का गरिमा दे पा रहे हैं। कि आपने इस्तीफा दिया क्यों था? कि आप सत्ता से सवाल पूछ ही नहीं सकते थे। क्या ब्यूरोक्रेसी का कम्युनलाइजेशन नहीं हुआ है देश में? तो आप क्या करेंगे, क्या फर्क पड़ता है उसमें? साथियों नमस्कार। कन्नन गोपीनाथन सिर्फ एक नौकरशाह नहीं है, एक सिविल सर्वेंट नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, यहां तक कि जितने समय तक वो सर्विस में रहे, जनता के नाम समर्पित कर दिया। भले साउथ इंडिया हो, भले नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित किया। तकरीबन 6.5 साल हो गए जब उन्होंने सेवा को अपने विदा किया, और पहले तो एक्टिविज्म किया और कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की लगातार चुनावों में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स को टिकट देती है, अब तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। जबकि इनके गृह राज्य केरल में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, तैयारियां चल रही हैं, और कन्नन गोपीनाथन अभी दिल्ली भी बहुत माने एकदम आपातकालीन परिस्थितियों में ही पहुंचे हैं। कन्नन जी, आपका स्वागत है। पहले आपको कैसी स्थिति है केरल में? कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है? नहीं, कांग्रेस जीतेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। पार्टी बढ़िया प्रचार कर रही है वहां? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, प्रचार कर रहे हैं, उस हिसाब से कैंपेन है, जो एक यूनिटी के साथ जो लड़ रहे हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। वो एकता दिखाई दे रही है। और सबको ये क्लियर है कि जो सरकार है, जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है, 10 साल हो गई है। और जैसे हम कहते हैं कि कोई स्वच्छ पानी भी अगर कहीं पे लंबे टाइम तक इकट्ठा पड़ा हो तो वो गंदा होने लग जाता है, उसमें फिर मच्छर आने लग जाता है, तो साफ होना जरूरी है। तो वो सफाई, मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र में ऐसे ही है, कुछ कुछ टाइम पे वो सफाई होते रहना जरूरी है, चाहे किसी का भी हो। तो यहाँ पर तो 13 साल से 14 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट के वो एक है ना, वो कीचड़ और कमल वाला जो कहानी है। कमल खिल रहा है। एक चीज बताएं आप, मैं ही नहीं, तमाम लोग इस बात की संभावना जता रहे थे कि आप केरल की पॉलिटिक्स में एक्टिव भूमिका निभाएंगे, लेकिन जिस तरह से आपके रेजिग्नेशन को रोक करके रखा गया है, क्या लगता है कौन वजह है? कौन रोकने वाले कौन है? नहीं, देखिए, वो तो सरकार को मैंने इस्तीफा दिया था जी, वो किया था 2019 के अगस्त में, है ना। अभी इस अगस्त में 7 साल हो जाएगा। 7 साल में तो लोगों को सिविल डेथ बता देते हैं कि मतलब अगर नहीं होता है तो अभी तक उसको ना प्रोसेस किया, ना उसका स्टेटस। वो शायद उस वक्त सरकार की तरफ से मुझे ये समझ में आया, सुनने में आया था कि जो पीएमओ से डायरेक्शन गया था कि इसको रोके रखो, मतलब कुछ प्रोसेस मत करो। शायद क्या रीजन है, वजह है, पता नहीं, पर ये मुझे सुनने में आया। हेयर से है, कितना सही है पता नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी से बोला है कि ये क्लियर था कि रोके रखो, और उसके बाद मुझे लगता है कि कभी वो प्रोसेस ही नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ रेजिग्नेशन के 3 महीने के बाद कुछ इंक्वायरी शुरू करने की कोशिश किया। वो इंक्वायरी तो ये थी कि मैंने रेजिग्नेशन के बाद सरकार की जो नीतियां है उसको विमर्श किया, उसका क्रिटिसाइज किया। पर क्योंकि मेरी रेजिग्नेशन मेरी इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है, इसलिए आप अभी भी सर्विस में ही हो, सेवा में हो,
और सेवा में रहते हुए अपने सरकार की नीतियों का वो क्रिटिसिज्म किया। मैंने रिजाइन किया था ताकि मैं क्रिटिसाइज कर पाऊं, है ना, ताकि मेरा अपनी वो जमीर थी कि मेरा सर्विस में रहते हुए बोलना कोई मतलब नहीं है। मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि सही सरकार जो है सही दिशा में देश को लेके जा रहा है, तो मेरी फर्ज बनता है कि मैं निकल जाऊं यहाँ से, ये नौकरी अपने पास रखिए, मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है और मुझे अपनी बात रखनी है जनता के बीच में। तो रेजिग्नेशन देने के बाद मैंने अपनी बात रखी। 3 महीने के बाद वो कह रहे, आप ये तो ठीक है आपने रेजिग्नेशन दी, पर हमने तो मंजूरी नहीं दी, तो आप तब तक नहीं बोल सकते ऐसे जब तक हम आपको मंजूरी नहीं देते। तो अभी तो 7 साल होने वाला है, अभी भी मंजूरी नहीं दे रहे, क्या मतलब? जब तक वो नहीं एक्सेप्ट करे मेरी रेजिग्नेशन, तब तक मैं बोल ही नहीं पाऊंगा सरकार के खिलाफ। और अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया, उस पर इंक्वायरी भी कर लिया, वो सब भी हो गया, उसमें क्या है कि मेरा पे स्केल जो है वो एक कम किया जाए, ऐसा कुछ आया। 2019 से तो मेरा कोई सैलरी ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे कमेंट पूछा कि इस पे आपके क्या राय है, तो मैंने बोला एक पे स्केल क्या, 4 पे स्केल कम करो, आधा सैलरी रखो, बाकी दे दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब सैलरी है ही नहीं, मैं सैलरी नहीं दे रहा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि वो मुझे सैलरी दे, मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझे मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे। पर अभी इतना लंबा टाइम हो गया है, इस वक्त ना वो रेजिग्नेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ना उसको कोई क्लोजर दे रहे, ऐसे रखे हुए हैं। इसका तो बहुत ज्यादा एक फिनेंशियल लॉस है। फिनेंशियल लॉस कि मैं कहीं पे एक फॉर्मली कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैं अभी भी इसमें हूँ। जैसे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एक लोकतंत्र का जो अपनी मुझे रखना है, वो भी 6 साल वेट करने के बाद ही एक पार्टी ज्वाइन किया। 6 साल तक यही था कि अच्छा प्रोसेस होने दीजिए, 6 साल, अब मतलब ये 20 साल लेते हैं, तो क्या मैं 20 साल एक पूरी जिंदगी ऐसे इनकी रेजिग्नेशन की। एक चीज बताएं, एक बात ये भी कही जा रही है कि पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर भी इस तरह के हैं, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती कि आप छोड़ करके जाएं, कुछ टॉप ऑफिशियल्स ऐसा नहीं चाहते, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पता नहीं, मैं तो उल्टा मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर मेरा गुडविल अच्छा है। वो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं कि जैसे कि हाँ, मेरा कोई दुरुद्देश्य नहीं है, मेरा कोई ऐसा नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार सही में देश के हित में काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी पूरी वो साफ उस दिल से ही वो निकला हूं कि मुझे लोगों को सहमत नहीं होंगे मेरे निर्णय से, वो बोलेंगे कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, आ जाओ, क्या सरकार तो बदलती जाए, कल बदलेंगे, तुम क्यों, मेरी 20 साल और नौकरी बाकी है सर्विस में, 20 साल की सर्विस बाकी है। तो यही सोचते हैं कि तुम क्यों इस पे मतलब ये सब, और क्या मतलब वैसे भी क्या बनेगा, एमएलए बनेंगे, जो कलेक्टर रहा है और 20 साल मुझे बिना चुनाव लड़े सत्ता में रह सकता है, मतलब तो इसके लिए तो अब नहीं करेंगे। तो वो उस हिसाब से वो हो सकता है कि मेरा जो निर्णय है उसको वो डिसएग्री करे, असहमत हो, पर उनको ये बात क्लियर है, मैक्सिमम जो है मेरे मतलब फ्रेंड्स है जो ब्यूरोक्रेसी में, कि हाँ, इसको जो सही लग रहा है वो ये कर रहे हैं, ये नहीं है कि अच्छा ये गलत कर रहे हैं और इसको कहीं पे वो करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा, एक बात तमाम लोग आपके प्रशंसक भी पूछ रहे हैं, जो आपको जानने वाले हैं, कि आप कोर्ट का आरोप क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में? हाँ, ये तो बल्कि बहुत पहले से आ रहा था कि कोर्ट क्यों नहीं जाते। हाँ। मेरा इसमें थोड़ा सा उल्टा राय है कि मैं क्यों अपना पैसा और समय व्यस्त करके कोर्ट जाऊं। ये मेरी एक रेजिग्नेशन प्रोसेस करने के लिए एक गवर्नमेंट है, जो जिनके नीचे पूरी ब्यूरोक्रेसी है, स्टाफ है, जिनको टैक्स पेयर से सैलरी जाता है, उनको एक काम करने के लिए वहां पे है, उनको कुछ नहीं करना है, मेरी जो फाइल रखा है उसको प्रोसेस करना है। अगर मैं एक बेसिक चीज अपने एम्प्लॉयर से एक रेजिग्नेशन प्रोसेस करने के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़े, वो मेरे लिए एग्रीएबल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर मुझे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बजाय ये 7 साल इन्होंने जो मुझे सैलरी नहीं दिया, उसके कारण जो मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसके कारण जो मुझे बाकी फिड्यूशियरी लॉसेस हुआ, उसका अगर मुझे कॉम्पनसेशन मांगना हो ना, उसके लिए शायद मैं कोर्ट चला जाऊंगा। मैं रेजिग्नेशन की वो रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोर्ट जाना है, बट देखते हैं कितना टाइम और ये ऐसे ही करते हैं और फिर कोर्ट जाना है कि नहीं जाना। और मुझे कोर्ट से भी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपने अभी सोनम वांगचुक के केस देखे, हेबियस कॉर्पस पिटीशन था, 6 महीने तक कोर्ट टालते रहे, उसके बाद सरकार ने खुद उनको रिहा किया, तो कोर्ट ने बोला ये तो इंफ्रक्चुअस हो गया, कोई मतलब नहीं है इसको सुनने के लिए। उमर खालिद का बेल का केस देख लीजिए, 6 साल हो गया। तो क्या कोर्ट जाके मैं अगला 6 साल में मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, मैं एक्सेप्ट करूं?
जब 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 फंडामेंटल राइट टू लाइफ, हेबियस कॉर्पस या बेसिक बेल एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है इस देश में, तो वहां क्या मैं अपनी सर्विस मैटर रेजिग्नेशन लेके जाऊं? उसमें मुझे उसमें कोई मतलब नहीं रहता, और मुझे लगता है कि वो फालतू है। और जो मेरे लिए जो पेन है वो उतना नहीं है जितना एक्चुअल लोग उसके थ्रू जा रहे हैं। मेरे लिए तो क्या है, रेजिग्नेशन ने एक्सेप्ट किया। ये तो कहा जा सकता है कि इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस हो गया है पूरा कोर्ट का, तो आप इस बात से भी बेचैन होते हैं। आपने उमर खालिद का जिक्र किया, सोनम वांगचुक का जिक्र किया, जो लगातार तारीखों पर तारीख जिसकी तमाम आलोचनाएं भी हो रही है। निश्चित तौर पे आप इस बात से भी परेशान है क्या कि जुडिशरी की जो लंबी प्रोसेस है, नहीं, सिर्फ लंबी प्रोसेस की बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है उनका जो है ना मेन और प्राइमरी पर्पस जो है सिटीजन का राइट इंश्योर करना है ना। वो स्टेट का जो सत्ता में जो है उनकी जो एक्सेस है, वो एक्सेस करने का उनका आदत है, उसको रोकना है। और इंसान, जो व्यक्ति, जो नागरिक का जो अधिकार है, वो नागरिक का अधिकार स्वतः सिद्ध अधिकार है, खुद से बना हुआ अधिकार है ना। मैं समझता हूँ वो संविधान से आया है, संविधान से जरिए हमने अपने आप को दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस तरीके से फ्रेम किया है कि ये हमने आपको दिया है, ऐसा नहीं दिया कि संविधान ने दिया है। तो ये ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने का जो प्राइमरी ड्यूटी है जो जुडिशरी का, मुझे नहीं लगता है कि वो उतना सीरियसली लेते हैं। कई बार आप देखेंगे हमारी प्रियम्बल में बहुत कई सारी चीजें लिखे हुए हैं, मतलब ये जो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सब कुछ लिखे हुए हैं। उस सब में एक चीज, जो एक छोटा सा एक दो वर्ड है जो छुपा हुआ है, ध्यान नहीं देते। उसमें लिखते हैं कि इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्या बात, प्रियम्बल पढ़ेंगे ना, व्यक्ति की गरिमा। आप कोर्ट की कई सारे प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे जो जा रहे हैं उनको वो व्यक्ति का गरिमा दे पा रहे। बहुत बहुत बड़ी और जरूरी बात कह रहे हैं कनन। कनन, एक बात और बताएं, ये सवाल फिर से उठता है कि आपने इस्तीफा दिया क्यों था, उस वक्त ऐसी क्या स्थितियां थी? ये सवाल बार बार पूछते हैं लोग। अभी तो इतनी बार हम इस बार पे चर्चा हो चुके हैं, लोग उसको मानते हैं कि 370 के खिलाफ मैं अब चेंज हुआ, उसके खिलाफ है। मेरा काफी डिफरेंट था। मैं सर्विस में आया तभी मेरा क्लियर था कि क्यों आईएएस बनना है। आईएएस बनना सपना नहीं था, आईएएस बन के क्या कर सकता है, क्या क्या जरिया बन सकता है आईएएस कुछ करने के लिए, वो मेरे लिए क्लियर था कि जो प्रजा से नागरिक का जो हमारी एक यात्रा है। हम इससे पहले प्रजा रहते थे, चाहे वो ब्रिटिश रूल हो या उससे पहले मुगल रूल हो या उससे पहले जो किंग्स के राजाओं के रूल हो, हम हमेशा प्रजा रहा है। तो जो आजादी के मूवमेंट है मेरे लिए उतना ही आजादी के मूवमेंट है जितना वो प्रजा से नागरिक का जो एक मूवमेंट है। हम प्रजा से नागरिक बनने वाला, प्रजा मतलब जिसके, जो सरकार जो देता है, जो भी राजा देता है, वो हाथ थप्पड़ लेता तो थप्पड़ ले लेता है, अगर कुछ भेंट दे देता तो गिफ्ट ले लेता है, कुछ सवाल नहीं पूछता, है ना। आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अगर पूछो, अभी आपको सारे प्रोफेशन दिखेगा यहाँ पे। एक प्रोफेशन ऐसा था जो राजाओं के टाइम पे नहीं था। कौन सा प्रोफेशन था? आर्मी दिखेंगे, आज भी है, उस वक्त भी है। डॉक्टर्स थे, अभी है, तब भी है। टीचर्स थे, शिक्षक, उस वक्त भी है। जर्नलिस्ट नहीं थे, जर्नलिस्ट नहीं थे। क्यों? ऐसे तो कभी नहीं सुने होंगे। उस राजा के वक्त का जो है एकदम फेमस, मतलब एकदम पत्रकार ये होते थे। कोई क्यों नहीं जर्नलिस्ट होता था? क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी नहीं थी। तो जर्नलिज्म, उससे ज्यादा मैं थोड़ा सा इसको मानता हूं, क्योंकि आप सत्ता से सवाल पूछ ही नहीं सकते थे। बहुत अच्छा है ना। तो हर जो हमारी आजादी की लड़ाई में हर जो नेता है, उन सबके अपना खुद एक पत्रकार भी थे, सबके एक न्यूज़पेपर थे। अरे बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू, गांधी, सबके जिनके आप देख लीजिए, सबके एक नहीं तो 10 न्यूज़पेपर होंगे, हर लैंग्वेज में निकाले। क्योंकि पहला बार हमने ये रियलाइज किया, इसको मैं प्रजा से नागरिक का जो एक जर्नी है ना उसको मानता हूं। प्रजा रहते हुए जर्नलिज्म की जरूरत नहीं है, राजकवि बनना काफी है। राजा ने एक हाथ से शेर पकड़ा, दूसरे पैर से मगरमच्छ तोड़ दिया, ये लिखना काफी है। ऐसे तो आपको हर राजा के उसमें लिखेंगे। ये जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो वो बहुत बड़ी एक लड़ाई थी कि प्रजा से नागरिक तक का, और उसी साथ आएंगे जर्नलिज्म। तो मुझे ये क्लियर था कि सरकार का जो एक बहुत सिंपल काम है वो है नागरिक बनना आसान करना, और कुछ भी नहीं है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बनना हम कैसे आसान करें। जब ये लगा सरकार 370 तो एक मेरे लिए बहुत एविडेंट स्टेट था, तब उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि हम पूरा एक प्रदेश को, वहां की सारे जनता की राइट्स बिल्कुल ही बंद कर देंगे।
पूरा एक लॉकडाउन में डाल देंगे, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, टेलीफोन बंद कर देंगे, वहां के नेताओं को बंद कर देंगे, वहां के जो यंग लीडर्स है उनको बंद कर देंगे, सबको बंद कर देंगे, अखबार के दफ्तर बंद कर देंगे, अखबार के दफ्तर बंद कर देंगे। बिल्कुल जर्नलिज्म नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए जर्नलिज्म, क्योंकि प्रजा बनना है, अब नागरिक नहीं चाहिए, अब प्रजा बन जाओ। तो वो एक क्लियर था कि ये इस वक्त हमने एक दो दिशा पकड़ा है, उल्टा है। नागरिक बनना का कोई मतलब है नहीं, सवाल पूछना फालतू की चीजें हैं ये सब, वापस प्रजा बन जाओ, हम अच्छे राजे हैं, मतलब राजा है, बिलीव करो। तो राजा जो कर रहे हैं उसका आप वो करना शुरू कर दो। तो उसमें क्या है, हम फिर एक संविधान और अपनी जमीर वो सब सेकेंडरी हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है। कौन सा राजा संविधान से, राजा तो अपने खुद ही संविधान होता था। तो वो एक जब वो चेंज हो गया तो मुझे लगा कि उस वक्त तो जब दिख रहा था कि ये हो रहा है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, बल्कि ना जुडिशरी उस वक्त बोल रहे थे कि नहीं वहां के राइट्स किस बेसिस पे इतना लंबे टाइम तक आप उसको कर रहे हो। मीडिया को तो ये पीस मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन शायद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था कि हमने जो है सरकार हमारी ऊपर जो पाबंदियां लगाई है हमारी रिपोर्टिंग पे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो पाबंदी लगाए उसी हिसाब से हम रिपोर्टिंग करेंगे। जब एक जर्नलिज्म ये कहने लग जाता है कि सरकार आपको जो बोलेंगे आप वही करेंगे, तो फिर आप राजकवि बन गया ना, फिर जर्नलिज्म की क्या जरूरत है। तो वापस हम नागरिक से प्रजा बनने चले गए ना। तो इस वक्त जो है बहुत सिंपल सवाल है। आप मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आपको जाना है चंडीगढ़, ठीक है, आप बस में बैठ गए, उसके बाद आपको पता चला जो बस जा रहा है मेरठ, तो क्या करेंगे आप? आपको जाना चंडीगढ़ है, आप बस में बैठ गए, थोड़ी देर में पता चला कि बस मेरठ जा रही है, उतर जाएगा भाई, आदमी दूसरा बस पकड़ेगा, उतरेंगे ना? या ये बोलेंगे कि नहीं हमारी सीट लग्जरी थी, पुशबैक है, गाड़ी में एसी है, कितना मुश्किल से टिकट मिला है, इसलिए हम मेरठ क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? मैंने भी उतना ही किया है। एक आपत्ति है, आप जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको निश्चित तौर पे आप उसका विरोध करते हैं, आप जानते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं करते। क्या ब्यूरोक्रेसी का कम्युनलाइजेशन नहीं हुआ है देश में? नहीं, जुडिशरी का नहीं हुआ है? मैं ऐसे मानता हूं कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो तो मैं क्यों निकला, ब्यूरोक्रेसी से ही तो निकला। तो वो इसलिए है, एक पॉलिटिकल डायरेक्शन के अंदर ही काम करना है, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। एक सवाल अगर इसको मैं पूछूं कि हम लोग सही और गलत के बीच में निर्णय लेते हैं या आसान और मुश्किल? निश्चित तौर पे जो आसान होगा वही है ना। अगर बहुत मतलब अगर 100 मीटर पे रॉन्ग साइड है, पे दुकान है और 1.5 किलोमीटर यू टर्न लेके आना है, तो हम 100 मीटर का रॉन्ग साइड ही लेंगे, उसमें लिखा ही है रॉन्ग साइड, पर हम बोलेंगे भी अरे 100 मीटर रॉन्ग साइड ले लो, 1.5 किलोमीटर क्यों? क्योंकि 1.5 किलोमीटर का सही रास्ता मुश्किल है, 100 मीटर का रॉन्ग साइड आसान है। तो अगर गलत करना आसान बना दिया जाए और सही करना मुश्किल बना दिया जाए तो लोग करेंगे क्या? ये तो तब सिस्टम के हर हिस्से के लिए कहा जाएगा ये बात। बिल्कुल हर हिस्से के लिए कह रहा हूं, हर हिस्से के लिए कह रहा हूं। तो ये जो गलतियां कर रहे हैं उसको मुश्किल बनाने का भी जिम्मेदारी थी, चाहे वो आप जर्नलिज्म पे भी सोच लीजिए। क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ लिखने पे एडवर्टाइजमेंट रोक दिया जाए, दफ्तर बंद किया जाए, आपके एफआईआर किया जाए, अल्टीमेटली वही करेंगे ना। जिनकी इतना ज्यादा सही और गलत के बीच में वो नहीं है, एक व्यक्ति जो है वो कहेंगे जो आसान है वो कर लेते हैं, क्या है उनका जो अच्छा लिखना है लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें, आसान करेंगे ना। तो मैं इस फ्रेमवर्क में समझता हूं कि एक सत्ता, सरकार, समाज, संगठन, ये सबका काम क्या है? सही को आसान करना। अगर गलत को आसान करेंगे और सही को मुश्किल करेंगे ना, उसके बाद ये हम करते रहे कि लोग गलत क्यों है, क्योंकि आपने सही मुश्किल किया है, तो वो गलती करेंगे। वो उस हिसाब से जो चेंजेस जब करना है तो इंडिविजुअल ब्रवाडो और इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगा। मैं उनको किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, सबको अपनी अपनी जमीर के मतलब आंसर देना है, अपनी कॉन्शियस को आंसर देना है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी आंसर देना है। पर उससे रिलाई करके मैं पॉलिटिकल ये जो बदलाव है, ये चेंज है, वो उनके ऊपर छोड़ के आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता है। आरएसएस, बीजेपी वो लगातार केरल में पावरफुल हो रही है, लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, जैसे भी बढ़ा रही हो वो दिगर है। आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में कितनी बड़ी चुनौती वो दे पाएंगे और क्या स्थिति रहेगी? मैं वाम दलों की बात नहीं कर रहा, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा,
अभी भी लोग मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो एक लाइन है, जो चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो नागरिकता को कमजोर करने वाली एक राजनीति हो, चाहे कोई सा भी कानून देके लिख दीजिए, आपको वही वापस वापस मिलेगा। शादी करना है, मतलब इंटर रिलीजियस शादी करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो चाहिए। ट्रांसजेंडर है कि नहीं आइडेंटिफाई करना है तो मेडिकल बोर्ड का वो चाहिए। अभी कल तो एफसीआरए क्या आया उसमें, तो ये सब हो क्या रहा है, आरटीआई का डाइल्यूट करना, राइट टू वर्क जो है, नरेगा जो है, उसको हक की तरह नहीं देंगे, हम स्कीम की तरह देंगे, राजा बन के देंगे, समझ रहे, नागरिक बन के नहीं आपको देंगे, नहीं। तो ये बना के नहीं, ये जो डाइल्यूशन है ना, जो सरकार कमजोर नागरिक जो है, मजबूत देश के लिए नागरिक कमजोर होना जरूरी है, ये एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। मैं मानता हूं कि जो आरएसएस या फिर जो आइडियोलॉजी है ना, वो आइडियोलॉजी ये है, मतलब मजबूत सरकार मतलब मजबूत देश, कमजोर नागरिक, है ना। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं कहता हूं कि नेहरू एक बार गांव जाते थे तो उनको लोग पूछते थे कि क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय करके लोग चिल्ला, तो नेहरू पूछते भारत माता है कौन, तो कहते हैं कि देश, ये पहाड़, ये नदी, ये वो, लोग जवाब देने लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली नेहरू उनको क्लैरिफाई करते हैं। वो क्लैरिफाई ऐसे करते हैं कि भारत माता ये सब तो है ही, पर आप भी भारत माता हो। तो जब आप भारत माता की जय कहते हो, खुद की जय कह रहे हो, तो कह रहे हैं कि देश आप हो, देश और जनता अलग नहीं है। अगर जनता गरीब है तो देश अमीर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। जनता कमजोर है तो देश मजबूत नहीं हो सकता। देश मजबूत तभी हो सकता है जब आपकी नागरिक मजबूत हो, नागरिकता मजबूत हो। तो ये कंसेप्ट की ठीक उल्टा है। एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, मैं सही गलत नहीं कह रहा हूं। वो एक तरफा लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि मजबूत नेता मजबूत होना चाहिए, सरकार मजबूत होना चाहिए, जनता जो है, जो मजबूत नेता जो बोल रहे हैं उसको सुन के करना चाहिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो काम करते हैं। वो चीज मुझे लगता है कि केरला में काफी एविडेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो दो तरीके का, एक तो कम्युनल, जो दो कम्युनिटीज के बीच में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, कास्ट के बीच में हो, जो फ्रिक्शंस बढ़ाने का जो काम है, और दूसरा जो स्टेट और सत्ता और नागरिक के बीच की जो बात है, जो उसको बढ़ाने की जो काम है, ये दोनों जो है ना, इसको बढ़ाने का जो वो काम मुझे लगता है कि वहां पे जनता के बीच में क्लियरली रख पा रहे हैं। और अगर नहीं रख पाते तो और जोर से हमें इसको रखना चाहिए, वो और वो रिजल्ट्स में भी मुझे लगता है कि रिफ्लेक्ट होगा। आपका इलेक्शन कमीशन तो वहां पे कमल का फूल का ठप्पा लगा करके लेटर बांट रहा है और उसके बाद कार्रवाई भी कर रहा है। हाँ, एफआईआर भी कर रहा है। ये देखिए, वो केरला पुलिस नहीं कर रही है, ऐसे लगता है केरला पुलिस कर रहे है। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जो है, पुलिस इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है, तो उनकी डायरेक्शन के अंडर आ जाता है। तो ये जो नोटिस भी भेज रहा है, आ रहा है ऐसे कि केरला से साइबर पुलिस भेज रहा है, बट साइबर पुलिस नहीं भेज रहा है, वो साइबर पुलिस भेज रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पुलिस अभी रिपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन है ना। एक तो वो बोलता है ना कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी वाले जो बात है, वो मतलब, अच्छा, ऐसी गलती हो सकती है क्या? आपको लगता है, आप तो रहे भी हैं, ऐसी गलती कैसे हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन लेटर जारी करे, उसमें कमल का फूल का ठप्पा लगा दे? मुझे लगता है कि अब इतनी आदत हो गई एक टप्पा के कि वो कुछ सच बताइएगा, अब तक जो आपने अपनी आंखों से देखा है, कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की संभावना आपको दिख रही है इलेक्शन कमीशन के रवैये को देखते हुए? देखिए, आपके पास रिपोर्ट भी है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, इंडिया में जो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है, वो इसलिए एग्जिस्ट करता है कि जो लोकल डेमोक्रेसी है एक जिले में यार, वो अभी भी थोड़ा बहुत इंटैक्ट है। वहां फिर भी जो है एक लड़ाई लड़ पाते हैं लोग, जो क्योंकि उनको उधर ही रहना है। आप इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन तो मतलब सारे ओपोजिशन पार्टीज उनकी इम्पीचमेंट के लिए मूव हो रहा है, तब उसी में से समझ सकते हैं कि कितना उनको क्रेडिबिलिटी है ना। उसकी जवाब भी वो देना नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये सब मैटर ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ सरकार को रिपोर्ट करता हूँ। ये ऐसा देश था जहां पे सेंट्रल है ना, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं है। वो उतना क्लैरिटी के साथ थे, और वहां से यहां तक हम आए हैं अभी। और उसका रीजन भी है, मैं वापस यही कह रहा हूं, आसान क्या है आज इलेक्शन कमीशन के लिए? सही नहीं है, गलत आसान है। बिल्कुल सही है। इससे पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर बीच में छोड़ के भागना पड़ा, जो दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे,
है ना। वो अशोक लवासा सर का बीच में उनको मतलब बीच में था। उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के दौरान जो है जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो उनका भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने का था। पूरी हमारी आजाद भारत की हिस्ट्री अगर देखे तो उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो इलेक्शन कमिश्नर्स अपनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले बिना कोई रीजन का, हमें अभी तक नहीं पता कि क्यों छोड़े। वो क्या बात थी कि बीच में एक दिन उठ के बोला कि मेरे को इलेक्शन कमिश्नर का काम करना ही नहीं, मुझे भागना है यहां से, मुझे बस यहां से रुकना ही नहीं। ऐसा क्या था वो अगर आप ढूंढ पाएंगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वो छोड़े क्यों वो समझ में आएगा, तो ये समझ में आ जाएगा कर क्यों रहा है। ये अगर हमारा आखिरी सवाल है, अब इलेक्शन चल रहा है, प्रोसेस शुरू हो गया, वोटिंग करेंगे, आप केरल में जाके प्रचार भी कर रहे हैं, पार्टी का सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और टालता रहा तो फिर क्या करेंगे आप अपने पॉलिटिकल भविष्य को लेकर देखकर क्या सोचते हैं? एक्टिविज्म तो आप कर ही रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकली भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का पार्ट में एक सवाल तो उठेगा कि मैं कब लड़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आएगा तो मुझे भी देखना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शन है, चाहे जुडिशरी हो चाहे मतलब जो भी है वो देखना पड़ेगा। बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक वो सिचुएशन है। और पॉलिटिक्स में भी जनता के बीच में जो एक पॉलिटिक्स है जाना, अभी जैसे मैं मराठवाड़ा का करीबन 6 या 7 जिले का टूर करके आ रहा हूँ। क्या बात है? बीच हर जिले जाते हैं, लोग बैठते हैं, जो सवाल उठाते हैं आप क्यों नहीं करते, आप नीति, आप पुराने कांग्रेस की उस पर भी क्रिटिसाइज होता है, सवाल उठता है कि, और फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस सही क्यों है। यही डिस्कशन होता है कि हम मेरे हिसाब से मेरी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, कांग्रेस सही है, कांग्रेस को आसान कैसे करें, ये पॉलिटिकल जर्नी है, ताकि लोग देख के ही लगे कि हाँ सही भी है, इनके साथ जुड़ना आसान भी है और इनके साथ काम करना भी आसान रहेगा, एक अच्छा जर्नी रहेगा इनके साथ जुड़ना और इनके साथ काम करना। और वो अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात होगी। केरल का मॉडल ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पर भी कांग्रेस कनेक्टेड है जनता से। हाँ जी, केरला एक्चुअली क्या है, एक कंटेस्टेड स्पेस है, तो वहां पे लोग एक ही मतलब मैं ऐसे बोलूं, अभी केरला गया, मेरे कुछ रिलेटिव्स, इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो रिलेटिव्स बैठे हुए थे, तो रिलेटिव्स कह रहे इलेक्शन अनाउंस हो गया, क्या परेशानी है। मुझे क्या मतलब क्या हो गया, अभी हर पार्टी का आएगा ना तुम लोग, मतलब मैं भी पार्टी, तो तुम लोग आएंगे सब पैसा मांगने। तो और फिर खुद कह रहे हैं कि ऐसा एक स्टेट है जहां पे हम खुद पैसा भी देते हैं लड़ने वालों को और फिर वोट भी देना पड़ता है। बाकी हर स्टेट में वोट करने के लिए पैसा मिलता है। अच्छा, ये है। हाँ, इसीलिए वो जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। बड़ी नई बात बता रहे हैं। तो क्योंकि कितने बड़े पैमाने पे है? बहुत बड़े पैमाने पे हर घर जाते हैं। ये जो बात बता रहे हैं कनन, मैं सच में बतौर जर्नलिस्ट नहीं जानता था कि कैंडिडेट को जनता पैसा देती है और कहती है जाके लड़ो। नहीं, वो जाते हैं, कैंडिडेट या पार्टी हर घर जाता है और उनसे कंट्रीब्यूशन मांगता है इलेक्शन लड़ने के लिए। और ऐसा नहीं एक पार्टी, हर पार्टी करते हैं और जाते हैं और उनके परेशान है, अभी तो 1000 तो देना पड़ेगा, 500 तो देना पड़ेगा वो आएंगे अभी। पर वो रिलेशनशिप देखिए कैसा है, वो उस व्यक्ति को चुनाव के बाद जो है अकाउंटेबल रहना है। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। ये नहीं है कि पैसा दिया ना आप चुप रहो, ये बात, वो अकाउंटेबल रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपने चुनाव लड़ने के लिए भी उनसे कुछ हिस्सेदारी मांगी है, क्योंकि आप भी तो उसमें है और आपसे वोट भी मांग रहे हैं, है ना। वो चाहे 100 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया, वो मैटर नहीं करता। मतलब अलग अलग मॉडल है अलग अलग पार्टियों की, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। पर मुझे इलेक्शन अनाउंस में बिहार इलेक्शन करके उसके बाद तो रिलेटिव्स जो बैठे हुए थे वो परेशान थे, वो सब आएंगे अभी। मतलब कितना अंतर है पर वो भी शायद चेंज हो रहा है, पैसे का कितना प्रभाव हो रहा है अभी वो मुझे नहीं पता। मतलब ये मेरी एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट हाँ, उसका एक ब्यूटी है बहुत। एंड मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी नेता, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, चुने हुए प्रतिनिधि, उनको अकाउंटेबल बनाना है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पैसा कहीं और से लाएंगे, रिसोर्स कहीं और से इकट्ठा करेंगे और फिर अकाउंटेबल हमें रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, जब यही तो नॉर्दर्न इंडिया में हो रहा है,
जब वो 5 करोड़ असेंबली इलेक्शन में खर्च करेगा 10 करोड़, और वो भी कहां से पैसा ला करके, तो वो फिर जनता के लिए उत्तरदायी कैसे रहेगा? और वास्तव में क्राउड फंडिंग होनी चाहिए कैंडिडेट्स के, थोड़ी बहुत भी हो तो होनी चाहिए। मुझे लगता है ये होनी चाहिए। अगर 10 रुपए भी आपने दे दिया ना उनको, फिर आपको लगेगा मेरे से 10 रुपए तो लेके गया, हाँ, और 10 रुपए तो लेके गया ना। कितना अच्छा प्रपोजल है, कितना अच्छा प्रपोजल है ये। तो मुझे लगता है कि वो भी एक डिफरेंट वो है। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कुछ वक्त एक पानी इकट्ठा हो तो उसका साफ होना जरूरी है। तो मुझे केरला में भी वो बहुत क्लियरली लगता है कि जनता को भी एक क्लैरिटी है कि अभी वक्त आ गया है, नया मतलब पानी आने का जरूरत है। तो हमारा सबके बीच थे कन्नन गोपीनाथ, और कन्नन जैसे लोगों की, वो किसी भी क्षेत्र से आए हो, ब्यूरोक्रेसी से आए हो, स्टूडेंट हो, आम लोगों के बीच में आए हो, देश को बहुत जरूरत है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके इस्तीफे की जुड़ी हुई औपचारिकताएं सरकार खत्म करेगी, और इस देश के युवाओं को परेशान नहीं करना चाहिए। वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े भाई, क्यों परेशान करते हो? फिर मिलते हैं कन्नन आपसे, आपका बहुत बहुत थैंक यू। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।